स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन एआई से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका हब है। तो जो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी के मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ये सारे के सारे आपके आते हैं एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ये क्या करता है ना, आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है जिससे कि ये विदाउट किसी ह्यूमन हेल्प अपने आप को इम्प्रूव कर सके। जो एआई है ना, इसके पास ह्यूमन ब्रेन है, मतलब कि इंसानों की तरह सोच सकता है। जो एआई है वो इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, थिंक कर सकता है। इट कैन अंडरस्टैंड लाइक अ ह्यूमन। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, और अगर कोई भी सेम सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो वो अपनी प्रीवियस मिस्टेक से इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कंप्यूटर को कोई भी सिचुएशन अगर फेस होती है तो वो विदाउट किसी ह्यूमन हेल्प के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब जो एआई है, इसके अंदर आपका आता है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग। तो ये सारे के सारे एआई के अंदर ही आते हैं। तो हर किसी में डिफरेंस क्या है, कौन सी टेक्निक कहाँ पे आपकी यूज होती है, हर एक डिफरेंस दिखाऊंगी। एक कोड का भी थोड़ा सा एग्जांपल हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस क्या है आपका? तो डेटा साइंस अगेन आपका एआई के अंदर ही आता है। और डेटा साइंस का काम होता है डेटा पे काम करना। जो भी डेटा होते हैं आपके, देखिए अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं। जैसे कि आपका एक्सेल का डेटा हो गया, आपका इमेजेस का डेटा हो गया, वीडियोस का डेटा हो गया, आपका बहुत तरीके का डेटा होता है। तो इसका काम होता है सिंपल डेटा पे काम करना। वहीं बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग की। तो जो एमएल होता है ना, मशीन लर्निंग, वो आपका डेटा साइंस के अंदर आता है। और हम बात करते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आता है आपका एमएल के अंदर। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक चेन बनी हुई है। तो सबसे पहले आज मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले होता क्या है ये डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज एंड टूल्स आपके यूज किए जाते हैं डेटा साइंस में, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उनके। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या है, और मशीन लर्निंग डिफरेंट, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। डेटा साइंस क्यों एक बहुत ज्यादा बूमिंग फील्ड है, क्यों इसकी जो वैकेंसीज है बहुत ही ज्यादा निकलती हैं। नेक्स्ट, आपको एज अ डेटा साइंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस किस टाइप्स की जॉब्स आपकी आती हैं डेटा साइंस के अंदर, एंड एवरेज सैलरी पैकेज अगेन क्या होता है इंडिया में या फिर यूएस में। प्रोजेक्ट्स किस किस टाइप्स के आपके बनते हैं डेटा साइंस के अंदर, एंड कुछ टिप्स आपको मिलेंगी एज अ कैंडिडेट। सबसे पहले बात करते हैं आपके डेटा साइंस क्या होता है। डेटा साइंस का मतलब है, डेटा साइंस समझने से पहले हम समझते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मल लाइफ की बात करें तो अगर आप कोई भी इंटरनेट पे काम करते हैं तो उस ये एक पार्ट होता है डेटा का। आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन किया, आपने कोई भी वीडियो सर्च की, आपने उस वीडियो को लाइक किया, डिसलाइक किया, आपने उस वीडियो को कितने टाइम तक देखा, तो ये सारा का सारा पार्ट होता है आपका डेटा का। ये होता क्या है, जो यूट्यूब है ना वो आपके डेटा को रिकॉर्ड करता है एंड अपने बेनिफिट्स के लिए आपके डेटा को यूज करता है। तो जो भी टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा। अब डेटा साइंस का काम क्या होता है, डेटा साइंस का काम होता है डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर एक राइट डिसीजन देना एक कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बेनिफिट में ले जा सके, अपने आप अपनी कंपनी का ग्रोथ कर सके। तो डेटा साइंस क्या करता है, डेटा लेगा। डेटा देखो क्या होता है, डेटा के अंदर ना आप लोगों ने अगर कभी देखा हो एक्सेल डेटा होता है आपका, बहुत सारे रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अभी मैं आपको एक डेटा शेयर करूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा के अंदर बहुत सारे आपके रोज होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, लेकिन जो डेटा है ना उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो कुछ ही इंफॉर्मेशन जो होती है डेटा के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उस कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ना, उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर ही ये फोकस करता है।
अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो लॉस में जा रही है, तो वो लॉस में क्यों जा रही है, एम्प्लॉय के नेम से या फिर एम्प्लॉय की आईडी से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर वो डेटा के अंदर लिखा हुआ होगा। तो वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, किसकी वजह से वो कंपनी लॉस में जा रही है, वो रीजन को निकालना, वो रीजन को निकाल सकता है एक डेटा साइंस, किसके अंदर से, डेटा के अंदर से। तो डेटा के अंदर अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल डेटा है, तो कुछ डेटा ही होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम पता चल जाए ना, तो एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को टॉप पे लेके जा सकती है। तो इसका काम क्या होता है, डेटा को चूज करना, डेटा पे काम करना। तो कुछ ही डेटा को ये चूज करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डेटा से निकालता है। अब वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद वो क्या करता है, एक डिसीजन लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमको पता चल गया कि चलो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम को अब सॉल्व किया कैसे जाए, वो डिसीजन निकालता है। उस डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के बाद डिसीजन लेता है और कंपनी को राइट डायरेक्शन देता है कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए। अगर आप ये स्टेप लेंगे तो आपकी जो कंपनी है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ पे जाएगी। तो ये काम होता है आपके डेटा साइंस का। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कभी फ्लिपकार्ट ओपन किया होगा या अमेजोन ओपन किया होगा, या फिर जो भी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं, कुछ ना कुछ सभी ऑनलाइन पे कोई ना कोई परचेज करते होंगे प्रोडक्ट्स। तो आपने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन किया होगा, सर्च किया होगा, लेकिन आपने उसको परचेज नहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च किया लेकिन मैंने उसको परचेज नहीं किया। तो जो वो ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप है ना, उसको पता चल गया कि ये जो यूजर है ना, ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन शायद इसको इस प्रोडक्ट में से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर एक जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया। मतलब कि इसको, फॉर एग्जांपल, मैंने लैपटॉप सर्च किया तो मुझे लैपटॉप जो है पसंद नहीं है, तो इसको लगा कि अगर मैं इसको कोई और लैपटॉप दिखाऊं तो हो सकता है कि शायद ये यूजर जो है उस लैपटॉप को परचेज कर ले। तो वो करेगा क्या, मैंने फॉर एग्जांपल ऐप को बंद कर दिया, अगर मैं यूट्यूब ओपन करूंगी, मैं फेसबुक ओपन करूंगी या फिर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूंगी, मुझे क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एड शो करनी स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही उस ऐप को पता चला कि ये यूजर इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसने मेरा डेटा जो है शेयर कर दिया बाकी रिलेटेड कंपनीज को, जो भी पर्टिकुलर कनेक्टेड होती हैं कंपनीज। तो उसने मेरा जो डेटा है उस रिलेटेड कंपनीज को शेयर कर दिया। अब वो रिलेटेड कंपनीज क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एड शो करनी स्टार्ट कर देंगी। तो देखिए होता क्या है ना, कभी कोई यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे कि हर किसी को ऐड दिखाई जाती है, लेकिन हर किसी को ऐड उसी के चॉइस की दिखाई जाती है। तो ये क्या होता है, ये मार्केटिंग का काम होता है। सिंपल है, अगर एक कोई प्रोडक्ट है, एक यूजर जो है एक पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरेस्टेड है, अगर वो लैपटॉप खरीदना चाहता है, उसको अगर मैं ऐड दिखा दूं मोबाइल की, तो क्या वो उस ऐड पे क्लिक करेगा, क्या उनका प्रमोशन होगा, बिल्कुल प्रमोशन नहीं होगा। तो इसीलिए इससे क्या किया जाता है, राइट कैंडिडेट को टारगेट किया जाता है, और इस काम के लिए आपका यूज होता है डेटा साइंस का। डेटा पे काम किया जाता है, डेटा में से कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, उस यूजर को उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड शो की जाती है, ताकि वो यूजर उस एड पर क्लिक करे और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी एड है, उनकी प्रमोशन हो। तो इसके लिए यूज किया जाता है। अब एक लाइव एग्जांपल आपका शो कर देती हूँ। तो एक जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहा था। एक रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट ना बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहा था। तो उस रेस्टोरेंट को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लॉस में क्यों जा रहा है। उसने हर एक स्टेप अप्लाई किए, उसने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, उसने एम्प्लॉय बढ़ाए, उसने हर एक चीज की, लेकिन रेस्टोरेंट फिर भी लॉस में ही जा रहा था। तो उसने क्या किया, देखो, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ था और जब तक उसका चल रहा था रेस्टोरेंट, उसने एक एक चीज को नोट डाउन करके किया था। तो उसने क्या किया, एक डेटा साइंटिस्ट को अपना पूरा का पूरा डेटा हैंड ओवर कर दिया। अब डेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, उस डेटा को पूरा का पूरा रीड किया, और डेटा को रीड करने के बाद उसने उस डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली। उसको पता चला कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये सडनली लॉस में क्यों जाने लगा। उसने सारे के सारे डेटा को रीड किया, उसने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली, उसने एक डिसीजन बनाया कि हाँ, अगर कंपनी ये फॉलो करे या फिर रेस्टोरेंट वाला जो मैनेजर है अगर ये चीज फॉलो करेगा तो उसका रेस्टोरेंट लॉस में नहीं जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। उसने क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली, उसने देखा कि जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मॉर्निंग में भी उतने हैं और इवनिंग में भी उतने हैं। लेकिन अगर रश की बात करें तो इवनिंग में जो रश होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मॉर्निंग में रश इतना ज्यादा नहीं होता है।
और इवनिंग में जो होते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उतने ही हैं, और वो पूरे के पूरे सभी को सर्व नहीं कर पाते हैं फूड। तो जो जो पर्टिकुलर पर्सन्स आते हैं वो वेट करके चले जाते हैं और फिर वो दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये एडवाइस दिया कि आपको मॉर्निंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम करना है और इवनिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको बढ़ा देने हैं। सेकेंड, उन्होंने ये कहा कि वहां पे जो फूड मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन तरीके से नहीं रखा जाता है। वहां पे उन्होंने बोला कि आपको थोड़ी क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, आपको कुक इंक्रीज बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसने ये डिसीजन जो है पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिया, एंड रेस्टोरेंट के मैनेजर ने ये एग्जैक्टली फॉलो किया, एंड उसका जो रेस्टोरेंट है वो ग्रोथ में जाने लगा। तो डेटा का मतलब अब समझ लेते हैं होता क्या है। तो देखिए, डेटा साइंटिस्ट जो है ना एक कंपनी को ग्रोथ में ले जा सकता है, प्रॉफिट में ले जा सकता है। एंड अगर मैं बात करूं तो डेटा क्या है, तो देखिए अगर पहले जमाने की बात करें तो पहले भी आपका डेटा रिकॉर्ड होता था, और आज के डेट में भी होता है, और हमेशा होता रहेगा। और होता क्यों है, पहले कैसे होता था वो बात कर लेते। तो डेटा जो है ना पहले कैसे रिकॉर्ड होता था, तो पहले सब ना कॉपी पेन पे अपना डेटा लिखते थे। पहले सभी जो है अपना कॉपी पेन पे डेटा लिखते थे। पहले बहुत ही कम डेटा होता था, कॉपी पेन पे लिख के आपको पता चल जाता था कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए इसको। नेक्स्ट, डेटा इतना ज्यादा बढ़ने लगा तो लोगों ने क्या किया, डेटा को सिस्टम्स पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद आज की डेट में इतना डेटा हो चुका है कि पढ़कर उसको पता चलना कि कंपनी को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये मुश्किल है। तो इसी के लिए एक टेक्निक बनी हुई है डेटा साइंस। इसमें आप अगर लाख का डेटा डालते हैं या फिर करोड़ का भी अगर आप डेटा डालेंगे तो फिर इस पे आप काम कर सकते हैं। ये 2 मिनट में, 5 मिनट में आपके डेटा में से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। अगर पूरे के पूरे कंपनी के एम्प्लॉय भी अगर उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो भी वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती है और ये ह्यूमन की बस की बात नहीं होती है, ह्यूमन इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पर्टिकुलर काम किया जाता है इस पे। यस, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है यहाँ पे। प्रैक्टिकली बात करें तो होता क्या है, डेटा साइंटिस्ट के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है। वो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। कलेक्ट कहाँ से करेगा, इंटरनेट से करेगा, कहीं पे रिसर्च पेपर से करेगा। उसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो करता है प्रोसेस, डेटा को लोड करेगा। अब डेटा के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं आपकी ब्लैंक, डेटा को क्लीन किया जाता है। अगर मेरे पास एक डेटा है, 5 वैल्यू है, 5 में से 3 वैल्यू गायब है, तो ये क्या होता है, डेटा आपका क्लीन नहीं माना जाता है। तो एल्गोरिदम्स जो होती हैं यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो वो उस पर काम नहीं करेंगे। तो डेटा को किया जाता है सबसे पहले क्लीन। डेटा को क्लीन करने पर होता ये है कि जो वैल्यूज आपकी अवेलेबल नहीं होती हैं उसको फिल कर दिया जाता है जीरो से, या तो फिर हटा दिया जाता है डेटा के अंदर से। नेक्स्ट है, डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाने से होता ये है कि हमको पता चल जाता है कि ये जो है पर्टिकुलर कॉलम जो है या पर्टिकुलर वैल्यू जो है इंक्रीमेंट में जा रही है डिक्रीमेंट में जा रही है। देन इसके बाद मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स अप्लाई की जाती हैं, मॉडल्स अप्लाई किए जाते हैं। देन इसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है और डिसीजन ले लिया जाता है। ये होता है प्रैक्टिकली जो काम होता है इस पे। नेक्स्ट, कौन कौन से टूल्स आपके यूज होते हैं डेटा साइंस के अंदर, एंड लाइब्रेरीज कौन सी यूज होती हैं। तो टूल्स हम बात करेंगे, आप जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैबोरेटरी, एनाकोंडा, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। इनका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होता है, जुपिटर नोटबुक इस टाइप से दिखता है, गूगल कोलैबोरेटरी इस टाइप से, एंड एनाकोंडा इस टाइप से। तो जुपिटर नोटबुक जो है वो एनाकोंडा के अंदर ही आता है, लेकिन एनाकोंडा थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में अप्रोक्स मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, वरना आपका सिस्टम बहुत हैंग हो जाता है। तो इसीलिए आप जुपिटर नोटबुक को अलग से भी यूज कर सकते हैं। एनाकोंडा में इतना डिफरेंस होता है कि इसमें इन्वायरमेंट अलग से बना सकते हैं, लाइब्रेरीज अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, और एनाकोंडा के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका स्पाइडर हो गया, जुपिटर लैब हो गया, तो ये और बहुत सारे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, गूगल कोलैबोरेटरी जो है ये भी यूज किया जाता है कोडिंग करने के लिए, ML AI DS की। ये इंटरनेट को यूज करती है। अगर आप गूगल कोलैबोरेटरी पे वर्क कर रहे हैं तो आप जो है यूज करते हैं इंटरनेट। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो पर्टिकुलर आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो
नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइब्रेरीज की। तो यहाँ पे फॉलोइंग लाइब्रेरीज आपकी यूज होंगी, जैसे कि ये नॉर्मली यूज होती ही होती है, चाहे आप बेसिक प्रोजेक्ट बना ले चाहे आप एडवांस प्रोजेक्ट बनाए। फर्स्ट इज योर numpy, सेकंड इज योर scikit-learn, थर्ड इज योर pandas, matplotlib, टेंसरफ्लो, keras। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में। numpy लाइब्रेरी आपकी यूज होती है मल्टी डायमेंशन एरेज को परफॉर्म करने के लिए। मल्टी डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक डेटा है ना, तो डेटा के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉलम है आपके डेटा में तो वो मल्टी डायमेंशन माना जाता है, और इस टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है आपका numpy लाइब्रेरी। नेक्स्ट scikit-learn। scikit-learn लाइब्रेरी आपकी यूज होती है अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो scikit-learn मॉड्यूल की हेल्प से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर pandas लाइब्रेरी। कोई भी डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं pandas लाइब्रेरी का। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपकी यूज होती है ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये ग्राफ्स बना के देती है हमको। नेक्स्ट इज योर टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये न्यूरल नेटवर्क की तरह वर्क करती है। एंड नेक्स्ट केरास। केरास आपका यूज होता है अगेन न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करने के लिए। जब भी आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने आप डिसीजन ले सके, आप ट्रेन करेंगे अपने मशीन को। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप डिसीजन ऐसे ही ले लेती है, आप अपनी मशीन को सिखाते हैं, आप अपनी मशीन को बताते हैं कि आपको करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको, और वो उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे अगर सेम सिचुएशन में कोई और प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व कर सकती है। तो ये लाइब्रेरीज आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप एआई को स्टार्ट करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग पे काम करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पाइथन आती है तो आप इजीली इन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, डेटा साइंस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इन पे काम करने के लिए या फिर इनको पढ़ने के लिए आपको एक और पहले से ही कुछ लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पाइथन आती है तो ऑलरेडी आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पाइथन नहीं आती है, अगर आपको रूबी लैंग्वेज, आर लैंग्वेज जो है, आर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो भी आप एज अ मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर। तो आर या पाइथन लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी लैंग्वेज, इनकी नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, मशीन लर्निंग का काम होता है आपके कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप प्रीवियस एक्सपीरियंस से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। एंड यहाँ पे दो टाइप की एल्गोरिथम्स आपकी होती हैं। फर्स्ट इज सुपरवाइज, सेकंड इज अनसुपरवाइज एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में, और मशीन लर्निंग डेटा साइंस के अंदर क्या कर रहा है। तो देखिए, मशीन लर्निंग का काम होता है जो डेटा है उसको ट्रेन करने का। जैसे कि डेटा साइंस ने क्या किया, डेटा साइंस ने डेटा को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद उसने उसको क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद उसने उसको एनालाइज कर लिया। अब जो डेटा को ट्रेन करने का मतलब मशीन को सिखाने का, मशीन को ट्रेन करने का, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने का काम होता है आपका मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग डेटा को कलेक्ट नहीं करती है, इसके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन डेटा साइंस जो है वो डेटा को कलेक्ट करता है, उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिथम्स की। तो मशीन लर्निंग दो टाइप की होती है, पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि जो आपका डेटा होगा ना, उस डेटा के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। डेटा के पास ये भी पता होता है कि डेटा में इनपुट क्या है और डेटा से आउटपुट क्या आने वाला है, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है डेटा में। तो डेटा में सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इनपुट भी होता है डेटा के पास और आउटपुट क्या आने वाला है वो भी पता होता है पहले से। यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग दो टाइप की होती है, पहला है रिग्रेशन, सेकंड इज योर क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन एल्गोरिथम्स का मतलब होता है यहाँ पे जो डेटा होगा ना वो आपका यहाँ पे रिपीटेड होता है। मतलब कि मैं अगर किसी एक वैल्यू की बात कर लूं, वो वैल्यू आपकी रिपीट होती जा रही है, 1 1 1 1 2 2 2 2। तो जब आपकी वैल्यूज रिपीटेड होती हैं तो इस टाइप की वैल्यूज पे काम कर सकते हैं हम
इस टाइप के डेटा को हम सॉल्व कर सकते हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम की हेल्प से। नेक्स्ट, अगर आपका डेटा बाइनरी में है, मतलब 0 1 में है, 0 1 में है, नॉर्मल नंबर्स है, तो ऐसे डेटा पे आप काम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की हेल्प से। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स अगेन नेव बायस, एसवीएम, केएनएन, ये होती है एल्गोरिथम्स। रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये होती है। मशीन लर्निंग का सेकंड टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपकी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज योर क्लस्टरिंग, सेकंड इज योर डायमेंशनरी रिडक्शन। क्लस्टरिंग में तीन टाइप्स आपके आ जाएंगे, के मीडियट्स, के मीन्स, मेन शिफ्ट। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? क्लस्टरिंग क्या करता है, आपके डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कौन सा स्टूडेंट्स किस बैच का है वो आपको नहीं पता। सो वो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि बीसीए वालों को अलग से बना सकते हैं, बीसीए वालों को अलग से एक जगह खड़ा कर सकते हैं, बीटेक वालों को अलग से, एमसीए वालों को अलग से। तो क्लस्टरिंग का काम होता है ग्रुप्स में डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप्स बना देता है ये। नेक्स्ट इज योर डायमेंशनरी रिडक्शन। डायमेंशनरी रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट को मैं अलग अलग डायरेक्शन से देखूं तो किस डायरेक्शन से मुझे वो पॉइंट जो है ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, ये डायरेक्शंस को चूज करने का काम होता है डायमेंशनरी रिडक्शन का। ये फॉलोइंग टाइप्स की होती है आपकी, पीसीए हो गया, फीचर सिलेक्शन हो गया, एलडीए होगा, ये फॉलोइंग एल्गोरिथम्स आपकी होती हैं इसमें। नाउ डेटा साइंस क्यों इतना एक बूमिंग फील्ड है? तो डेटा साइंस की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डेटा देखिए पहले भी रिकॉर्ड किया जाता था, डेटा आज भी रिकॉर्ड किया जाता है, और डेटा आपका हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि कल मैं लॉस में था या कल मैं प्रॉफिट में था, या फिर मैं आज लॉस में हूँ या फिर मैं आज प्रॉफिट में हूँ, ताकि वो अपने बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे ले जा सके। हर किसी का यही टारगेट होता है, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो वो इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है जब एक डेटा हो, जब उनके पास एक रिकॉर्ड हो कि कल को क्या इवैल्यूएशन थी और आज क्या इवैल्यूएशन है। तो वो इसीलिए इस टाइप के काम के लिए या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए डेटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम बात करें कि क्यों है डिमांड, मतलब कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अबंडेंस ऑफ पोजीशंस, अभी डेटा साइंस के बारे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, तो इसकी जो डिमांड है इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इजीली कोई भी इसको ग्रैब कर सकता है जॉब को। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पे जो पर्टिकुलर जॉइन यहाँ पे डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो किस किस टाइप्स की जॉब आपको लग सकती है, तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं आफ्टर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंस जर्नलिस्ट बन सकते हैं। हर किसी का काम अलग अलग है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को लेना, ग्राफ बनाना, एंड उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है, किससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है? डेटा इंजीनियर का काम होता है डेटा को लेना एंड उसको एनालाइज करना, कोई ट्रैफिक आता है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, इसके बाद मशीन लर्निंग का काम क्या होता है? इसके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, ये उस डेटा पे एल्गोरिथम सप्लाई करता है एंड डिसीजन निकालता है। डेटा साइंस जर्नलिस्ट के पास एक पर्टिकुलर टीम होती है, ये उस टीम को हैंडल करता है। ये पोजीशंस आपको मिल सकती हैं आफ्टर डेटा साइंटिस्ट। नेक्स्ट, एवरेज सैलरी पैकेज क्या होता है आपका? एवरेज सैलरी पैकेज आपका डेटा साइंटिस्ट में अगर हम बात करें जिप रिक्रूटर के अकॉर्डिंग, तो 5 लाख पर एनम आपका फ्रेशर्स के लिए मिलता है स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट, अगर आपको 1 से लेकर 4 इयर्स तक का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 6,10,811 पर एनम मिलता है। नेक्स्ट, 5 to 9 इयर्स के पर्सन को 10 लाख से अबव मिलता है। एंड अगर आप सीनियर हो जाते हैं, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस, तो अप्रोक्स 17 लाख। अगेन ये डिपेंड करता है कंपनीज पे। कंपनीज
देखिए बहुत ज्यादा पैकेज भी ऑफर करती हैं, 30 लाख 35 लाख इस टाइप का पैकेज भी आपको ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट यूएस की बात करें तो यूएस में $69,000 जो है वो आपको फ्रेशर्स में लिया जाता है एंट्री लेवल पे, एंड $89 आपका अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपको ऑफर किया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। डेटा साइंटिस्ट में किस किस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आपके बनते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। तो फर्स्ट इज योर ट्यूटर फेक ट्वीट्स प्रिडिक्शंस, नेक्स्ट इज योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शंस, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, Amazon food reviews classification and prediction, human activity recognition। ये जो फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहला ट्विटर फेक ट्वीट प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्विटर में क्या होता है ना, बहुत लोग अपने गलत अकाउंट बना के, फेक अकाउंट बना के किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, गलत गलत मैसेज सेंड करते हैं, कमेंट करते हैं। तो वही है कि जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, फेक ट्वीट्स जो कर रहे हैं, उस फेक ट्वीट्स को प्रेडिक्ट करने का काम होता है इसका। नेक्स्ट ट्विटर फेक ट्वीट्स में जो भी पर्टिकुलर ट्विटर पे फेक ट्वीट्स करते हैं उनको प्रेडिक्ट करना है कि कौन से आपके फेक ट्वीट्स किए जा रहे हैं ट्विटर पे। नेक्स्ट ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, ऑनलाइन अगर कोई भी पर्सन वोट करता है तो वो कितना सेफ होता है, कितना वहाँ पे फ्रॉड कम होता है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो वहाँ पे फ्रॉड कितना होता है, कितना वैलिड होता है, कितना वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका एआई का, कि अमेजोन से अगर कोई भी फूड परचेज करता है तो उसके जो रिव्यूज है उसके बेस पे बताया जाएगा कि फूड फ्रेश होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्निशन, जो पर्सन है वो कौन सी एक्टिविटी ज्यादा करना पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, क्योंकि सारी की सारी एआई के अंदर आ रही है, तो डिफरेंट क्या है, क्यों अलग अलग प्रोग्रामिंग को, और कब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। तो देखिए अगेन ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड कर रही है आपके डेटा सेट्स पे। जिस तरीके का डेटा सेट्स होगा उस तरीके की टेक्निक्स आप यूज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। जो मैं लिखूंगी, हमारी जो लैंग्वेजेस होती है हर एक पर्टिकुलर, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी की सारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अगर आप ह्यूमन डेटा पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट के डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे डेटा को, नॉर्मल नंबर के डेटा को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, टेक्स्ट के डेटा को भी समझ सकता है। तो जब आपके पास टेक्स्ट का डेटा होगा तो ऐसे डेटा पे काम करने के लिए आप यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट इज योर, अगर आपके पास जो डेटा है नंबर्स का है तो ऐसे डेटा को हैंडल कर सकता है आपका डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग भी ऐसे डेटा को हैंडल कर सकता है। अगर आपका डेटा इमेजेस में है, अगर आपका डेटा वीडियोस में है, तो ऐसे डेटा को हैंडल कर सकता है आपका डीप लर्निंग। यस लोकेश, एआई में कोडिंग की भी नीड होती है। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एल्गोरिदम्स होती हैं। देखिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी एल्गोरिदम होती है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या सेकंड एल्गोरिदम्स होती है आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये सारी की सारी एल्गोरिदम्स आपकी यूज होती हैं। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम होता है ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, उससे आउटपुट निकालना। तो ये सभी की कोडिंग होगी, लेकिन सभी की कोडिंग जो है आपकी किससे होगी, पाइथन से होगी। फॉर एग्जांपल आपने पाइथन किया हुआ है तो आप पाइथन को ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन में आप उनके एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे। तो लोकेश आपका क्वेश्चन है पाइथन में कौन सी लैंग्वेज, तो देखिए पाइथन खुद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, पाइथन खुद में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे अगर आपको जावा सीखनी है तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन पाइथन के लिए आपको बस पाइथन की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज नहीं करता। पाइथन की खुद की कंडीशंस हैं, कैसे यूज की जाएगी उससे बहुत सिंटैक्स होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। तो पाइथन आनी चाहिए आपको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एआई में, एमएल में। या एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करके
कोडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग होती है आपकी एल्गोरिदम्स पे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एल्गोरिदम्स आपकी अलग अलग है। नेक्स्ट, जो इमेजेस एंड वीडियोस के डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, या फिर अगर आप मोबाइल ओपन करते हैं और आपके जो है जो आईज को डिटेक्ट करता है और ये फोन लॉक ओपन कर देता है, तो इस टाइप के काम के लिए आपका यूज होता है डीप लर्निंग का काम। डीप लर्निंग जो है ऐसे डेटा को हैंडल कर सकता है, और डीप लर्निंग आता है आपका मशीन लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट में आपको शो करने जा रही हूँ कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपका बनता है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक कंपनी का डेटा है। इस कंपनी के डेटा से हमको ये पता करना है कि एक जो कंपनी है उसमें एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर क्यों जाता है, रीजन क्या होता है एक कंपनी को छोड़ने का। तो यहाँ पे फॉलोइंग आपसी कॉलम्स हैं। सबसे पहला सेटिस्फेक्शन लेवल, लास्ट इवेल्युएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, एवरेज मंथली आवर्स, टाइम स्पेंड कितना किया हुआ है, वर्क एक्सीडेंट लेफ्ट, मतलब प्रमोशंस लास्ट 5 years में कितने प्रमोशंस होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स एंड सैलरी। तो ये पता करना है कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय एक कंपनी को छोड़कर क्यों जाता है, ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डेटा साइंस की टेक्निक्स का। अब यहाँ पे देखिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली इसको क्लीन करेंगे डेटा को और डायरेक्टली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको कुछ लाइब्रेरीज के बारे में एक्सप्लेन किया था, नमपाई, पांडास। तो लाइब्रेरीज का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कि एक सिंगल लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी लाइन का कोड लिखा हुआ होता है, और वो सारी की सारी लाइन का कोड जो लिखा हुआ होता है वो ऑलरेडी जो है बनी हुई है लाइब्रेरीज, वो बनी हुई है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हमको इतनी सारी लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लाइब्रेरी लिखेंगे और उसके अंदर के सारे कोड को यूज कर सकते हैं। अब कोई भी लाइब्रेरी अगर आप यूज करने जा रहे हो तो उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, क्योंकि ये लाइब्रेरीज देखिए कहाँ पर है, ये लाइब्रेरीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये लाइब्रेरीज वहां पे अवेलेबल है जहाँ पे कि मेरा सिस्टम में पाइथन अवेलेबल है। तो उस पाथ से, उस जगह से मैं लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर सकूं, इसके लिए यूज हो रहा है आपका इम्पोर्ट कीवर्ड। तो इम्पोर्ट एक कीवर्ड है और ये यूज हो रहा है ताकि आप लाइब्रेरीज को यूज कर सकें। अब यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी को यूज किया गया है ताकि मैं इस डेटा सेट को रीड कर सकूं, मैं इस डेटा को यूज कर सकूं, इसीलिए पांडास लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट इज योर नमपाई लाइब्रेरी। नमपाई लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं ताकि हम मल्टी डायमेंशन एरे, मतलब कि एक से ज्यादा कॉलम जब होते हैं डेटा के अंदर तो मल्टी डायमेंशन माना जाता है उसको, ऐसे डेटा को रीड करने के लिए यूज करेंगे हम नमपाई का।
अब ये जो कोड लिखा गया है, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखा गया इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, मतलब इम्पोर्ट का मतलब मैंने डेटा को जिस भी पाथ पे यहाँ पे वो होगा लाइब्रेरी, उस पाथ से यहाँ पर आ जाएगी और मैं इसको इस इंटरफेस पे यूज कर पाऊंगी। पांडास लाइब्रेरी के बाद मैंने लिखा हुआ है एज पीडी। एज पीडी का मतलब क्या है, देखिए लाइब्रेरीज का ना नेम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप अपनी लाइब्रेरी को छोटा एक निकनेम देना चाहते हो कि आपको पूरी की पूरी लाइब्रेरी का नाम लिखना ना पड़े, बस आप इसके निकनेम से इसको यूज कर पाओ, तो एज करके यहाँ पे इसका बस निकनेम दिया हुआ है। आप इसका अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स की कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नाम दिया जाता है इसको। तो इसका मतलब है इसको एक निकनेम दे दिया गया है ताकि इस लाइब्रेरी को इजीली यूज किया जा सके, बार बार इस नाम को लिखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज योर लोडिंग द डेटा सेट्स। डेटा सेट आपका, डेटा सेट मेरा यहाँ पर है जहाँ पे, और ये आपका अगर किसी और पाथ में होता है तो आपको पाथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर। वेरिएबल की कंडीशन देखिए लोकेश होती है अलग से, जैसे कि वेरिएबल्स को आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से बना सकते हैं, वेरिएबल्स को आप अंडरस्कोर सिंबल से क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को आप नंबर वो अल्फाबेट से नंबर के साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा नंबर्स जो है वो आपके अल्फाबेट्स के बाद आने चाहिए। वेरिएबल्स को किन से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो भी डिफाइंड वर्ड्स हैं वो आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वेरिएबल्स आपके वो होते हैं जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस पाइथन की अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका खुद का मीनिंग डिफाइंड है, तो आप जो वर्ड्स का मीनिंग डिफाइंड है पाइथन के अंदर वो आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम है इसको जो भी पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसको यूज करवाना, ये अपने आप यूज नहीं होगा। जैसे मैंने पीडी डिफाइन किया है, तो पीडी के अंदर पांडास की इंफॉर्मेशन आ रही है, पीडी कोई अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। तो इसीलिए वेरिएबल का सिंपल मीनिंग होता है कि वेरिएबल अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो इंफॉर्मेशन हम यूज कर पाते हैं। तो आप क्रिएट कर सकते हैं कंडीशन से, सिंटेक्स यूज नहीं कर सकते आप एज ए वेरिएबल। सिंटेक्स मतलब वो वर्ड्स जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, ये आपके पर्टिकुलर डिफाइंड वर्ड्स है, इनका यूज ना डिफाइंड है कि ये यूज किए जाएंगे। इफ यूज किया जाएगा कंडीशंस के लिए, लूप किया जाएगा पर्टिकुलर लूप के लिए, तो वो आप वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग डिफाइंड है। तो जो भी यूजलेस चीजें, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम पाइथन में डिफाइंड नहीं है, जो चीजें पाइथन में डिफाइंड नहीं है वो आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। और ये ना पाइथन के अंदर लिमिटेड है, आपको अप्रोक्स 20 से 25 ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि डिफाइंड है बस पाइथन के अंदर, वो वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। उसके अलावा जो आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटा को यूज करने की। तो देखिए pd.read_csv, हर किसी के तरह के डेटा को रीड करने के लिए अलग अलग मेथड है। तो अगर आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी फॉर्मेट का डेटा अगर यूज करना है तो आपको यहाँ पे पीडी का मतलब पांडास, अब पीडी के अंदर पांडास की सारी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी है, तो पीडी लिख के मैं पांडास को यूज कर सकती हूँ। अब ये जो हमने बनाया है HR_df, ये कुछ भी नाम हो सकता है, ये जस्ट एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स आपके लेफ्ट साइड पे क्रिएटेड होते हैं और जो वैल्यूज आपकी होती हैं वो राइट साइड पे क्रिएटेड होती हैं। तो वेरिएबल करेगा क्या है, वेरिएबल इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जो राइट साइड में लिखा होता है वो डेटा टाइप माना जाता है, और जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको वेरिएबल माना जाता है। राइट साइड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाती है। तो अब HR_df क्या कर रहा है, अपने अंदर पूरे के पूरे डेटा को स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है HR_comma. ये है क्या, ये सिंपल मेरे डेटा का नेम है। तो जो भी आपका डेटा सेट का नेम होगा वो आपको ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट, सिंगल कोट का मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन पाइथन का ये कॉन्सेप्ट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप डेटा सेट का नेम लिख दोगे, जिस भी फॉर्मेट का है, फाइल है, डॉट एक्सटेंशन आप लगा देंगे, CSV का है CSV का लगा देंगे, जेसन का डेटा होता है जेसन लिखेंगे आप। अब मेरा पूरा का पूरा डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि इस डेटा के अंदर स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज देखना चाहते हो, तो यहाँ पे डेटा के अंदर आपका हेड नाम का मेथड है,
हेड नाम का मेथड्स की हेल्प से आप देख सकते हो डेटा के अंदर की इंफॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग की 5 इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है सारी की सारी। नेक्स्ट, इन्फो मेथड की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो कि किस कॉलम के अंदर आपकी किस तरीके की वैल्यू स्टोर हुई है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोट इंफॉर्मेशन स्टोर है और टोटल वैल्यूज 14,999 है और कोई भी खाली वैल्यू नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी क्लियर डेटा हमको मिला है, कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। अगर ब्लैंक वैल्यू होती तो मुझे क्लियर करना पड़ता इसको। लास्ट वैल्यूएशन में भी फ्लोट वैल्यू है। देन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में भी इंटीजर, इन सब में इंटीजर है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग का मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब कि अगर मैं बात करूं सेल्स, तो ये जो लैंग्वेज है ना इसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाएगी। तो ये वैल्यू स्ट्रिंग है, इसमें भी स्ट्रिंग है और टोटल हमारा जो मेमोरी स्पेस है इतना ले रही है। अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स निकालने हैं तो जो भी वेरिएबल जिसके अंदर पूरा का पूरा डेटा लिया हुआ है, कॉलम्स लगा के आप पूरे का पूरा डेटा को निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे हमने अलग कर लिए हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज किस में है एंड दूसरा कैटेगोरिकल, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू किस में है। इतना निकालने के बाद हमने डेटा को किया है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे ना, अपने डेटा को, डेटा में से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालेंगे जिसकी हेल्प से मुझे लगता है कि शायद एक एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहा है। तो कंपनी को छोड़ के जाने के लिए यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है लेफ्ट का, तो ये लेफ्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इस लेफ्ट वाले कॉलम को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया कि मुझे लग रहा है कि ये जो कॉलम है डिफरेंट है सभी से, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं आपकी मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब तक आपको ग्राफ में प्रिंट होकर डेटा नहीं मिलेगा आप नहीं पता कर पाओगे कि ये इंक्रीमेंट प्रॉफिट में है लॉस में। तो मैटप्लॉट के अंदर आपका पाई प्लॉट नाम का एक मेथड है, उसको कॉल कराएंगे और इसको मैंने अगेन निकनेम दे दिया, क्योंकि देखिए मैटप्लॉट डॉट पाई प्लॉट हमेशा मुझे ये लिखना पड़ेगा, कितना टाइम टेकन होगा आपका ये मेथड। तो अगर मैं इसको एक निकनेम देना चाहती हूँ तो मैं इसको निकनेम दे सकती हूँ, तो हमने निकनेम दे दिया है। नेक्स्ट आपका सीबॉर्न लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। अगेन सीबॉर्न लाइब्रेरी जो है आपकी यूज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सीबॉर्न लाइब्रेरी आपकी यूज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सीबॉर्न लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, दोनों काम करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन सीबॉर्न लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि थोड़े और आपको अच्छे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं और अच्छे से प्रिंट करके ये आपको देता है। देन अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कुछ। यहाँ पे जो पहला जो कॉलम था सेटिस्फेक्शन लेवल, इसको हमने प्रिंट किया है। तो देखो आपको पता कैसे चलेगा कि इंफॉर्मेशन आपको सही मिल रही है नहीं मिल रही है। एंड एक बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम को हमको चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलम है जो कि असर है, जो भी कौन सा कॉलम है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए हमको प्रिंट करना है पेयर प्लॉट। एक आपका मशीन लर्निंग में एक आपका इंपॉर्टेंट मेथड होता है, डेटा साइंस में या फिर एआई में, हर किसी में आपको क्या करना है, पेयर प्लॉट प्रिंट करवाने हैं। पेयर प्लॉट में होता क्या है, सारी की सारी जो डेटा है वो आपके स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे आपके प्रिंट हो जाते हैं, या फिर आप हिस्टोग्राम प्रिंट करा सकते हैं, इसकी हेल्प से पूरा का पूरा डेटा आपका प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये आपका डेटा को प्रिंट करा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। जो भी आपके डेटा सेट के अंदर अगर 0 पॉइंट में वैल्यू है तो ये 0 पॉइंट में शो करेगा, 1000 पे वैल्यू है तो 1000 पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करूं तो स्टार्टिंग में कम मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अगेन सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है, फिर डेटा थोड़ा बढ़ता है फिर डाउन होता है, फिर डेटा बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है। मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल सही है। ये अगेन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें सैलरी लो की, तो सैलरी लो में प्रॉब्लम है, देख सकते हो सैलरी लो में अगर हम बात करें तो इतनी बहुत लोगों की, जैसे इतने परसेंट्स की सैलरी बहुत लो है। तो अगर 1.0 की बात करूं तो इतने परसेंट्स की सैलरी जो है बहुत कम है, सैलरी लो लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि कितने प्रोजेक्ट्स, अगर एक साल की बात करें कि कितने, या 1 मंथ की बात करें तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर बात करें तो 3 या 4 प्रोजेक्ट हार्डली सब बनाते ही हैं, तो 3 या 4 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉय अपना सही से काम कर रहा है, एम्प्लॉय वो प्रोजेक्ट सही बनाते हैं। नेक्स्ट हिस्टोग्राम हमने प्लॉट कर लिया है। हिस्टोग्राम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो कॉलम है वो
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसी से हम चूज करेंगे कि किस पे हमको ध्यान देना है और किससे हम जो डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्क एक्सीडेंट को प्रिंट कराया तो ये कम होते हैं, तो ये ठीक है। एवरेज मंथली आवर्स सही है। लास्ट इवेल्युएशन भी अच्छा है। लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी लेफ्ट करके नहीं गया, लेकिन लास्ट में इतने परसेंट लेफ्ट करके गए हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 4 जो है प्रोजेक्ट्स आपके ज्यादा बनते हैं, तो ये ठीक है। प्रमोशंस लास्ट 5 years इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्टार्टिंग में मतलब कि 0, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, देख सकते हो 0 वैल्यू आ रही है। और अगर बात करें तो इतना प्रमोशन हुआ है, तो लास्ट 5 साल में इतना प्रमोशन होता है सभी का। और ये देख सकते हो आप, ये प्रमोशन जो है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 साल में किसी का भी अप्रोक्स 10% भी प्रमोशन नहीं होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है उस कंपनी का पॉइंट कि वो प्रमोशंस नहीं देती है। अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो प्रमोशन इज द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये है। सैलरी लो की बात करें तो इतने लोगों की सैलरी कम भी है, सैलरी लो ज्यादा है। 0 जो है बहुत लोगों की सैलरी थोड़ी लो है एंड ज्यादा है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सैलरी मीडियम की बात करें तो इतने लोगों की सैलरी मीडियम है। सैलरी रैंडम की बात करें तो इतनी है। अकाउंटिंग, सैलरी HR, सैलरी मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल्स सपोर्ट, सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक है। टाइम स्पेंड कंपनी ठीक है। तो हमको पता चला कि इम्पोर्टेंट है हमारा लेफ्ट वाला, और मेन हमारा प्रमोशंस लास्ट 5 years, तो ये हमको इम्पोर्टेंट कॉलम्स मिल गए। अब बात कर लेते हैं मॉडल्स की, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की। तो देखिए सबसे पहले तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से पहले हमको क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को ना ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन मतलब देखिए मशीन है मेरी, मशीन कैसे डिसीजन ले लेगी अपने आप। मशीन को पहले हम सिखाएंगे, पहले बताएंगे, उसके बाद ये हमको डिसीजन देगी। तो मशीन को सिखाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड आपका sklearn के अंदर आता है। sklearn लाइब्रेरीज के अंदर आपकी जितनी भी एल्गोरिदम्स है सारी की सारी अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, पहले अपनी मशीन को ट्रेन करना है, फिर उसके बाद मैं अपनी मशीन को टेस्ट करूंगी। तो अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट चूज कर लिया, लेफ्ट वाला कॉलम, और इसके अंदर हमारे लास्ट इवेल्युएशन ऑफ फास्ट 5 year, प्रमोशन ऑफ 5 years का कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ट्रेन और टेस्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना 100 डेटा है, 100 टोटल वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं अपनी मशीन को क्या करूंगी, 70 कोई भी डेटा मैं रैंडमली बीच में से उठा लूंगी। 70 डेटा मैंने अपनी मशीन को क्या किया, 100 में से मैंने 70 डेटा उठा लिया। मैं कहीं से भी उठा सकती हूँ कोई भी सीक्वेंस से, बट मैंने 70 डेटा उठाया और मैंने अपनी मशीन को सिखा दिया। मैंने अपनी मशीन को ट्रेन कर दिया इस वैल्यू पे। अब अगर मैं और मैं टेस्ट किस पे करूंगी, जो रेस्ट 30% बचा है ना, उस 30% पे मैं अपने डेटा को करूंगी टेस्ट। तो ट्रेन और टेस्ट में ये होता है, ट्रेन होता है आपका 70% और टेस्ट होता है आपका 30%। अब जब टेस्ट करने पर मशीन क्या करेगी, मेरी उसी डेटा में से उस वैल्यू को मैच करेगी और उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट प्रिंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक फ्रूट्स है, तो आपने क्या किया, आपको ये बताना है कि मशीन मेरी बता दे कि ये फ्रूट एप्पल है या नहीं है। तो मैंने अपने मशीन को क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर को बहुत सारी एप्पल्स की इमेज दिखा दी मैंने, कि एप्पल ग्रीन भी होता है, एप्पल रेड भी होता है, एप्पल ऐसा दिखता है, एप्पल का ये दिखता है। तो मैंने अपनी इमेज को बहुत सारी इमेज दिखाई, 70 इमेज मैंने अपने मशीन को दिखा दी। अब मैं क्या करूंगी, मशीन के सामने कोई ऐसी इमेज लेकर आऊंगी जो कि मैंने उसको दिखाई नहीं है। तो फिर लेकिन मशीन मेरी क्या करेगी, उस नई इमेज को भी बताएगी कि वो एप्पल है, क्योंकि मैंने उसको 70 डेटा दिखाया था। और 70 डेटा में अगर मैं कोई नया डेटा भी लाती हूँ तो भी वो क्या करेगी, उसको एप्पल बताएगी। तो सेम यही है, मैं अगर 70 वैल्यू लाऊंगी, उसको अगर मैं 30 वैल्यू भी दिखाती हूँ तो उसको उस 30 वैल्यू पे भी क्या करना है, रिजल्ट देना है। तो ये काम होता है आपका मशीन लर्निंग का। तो मशीन को ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपने डेटा को डिवाइड कर दिया 70% एंड 30% में। तो ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, टेस्ट एस, टेक्स्ट वाई। तो इतना ट्रेन करने के बाद अब हम अप्लाई कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स आपकी बहुत सारी हैं, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एग्जांपल लिया है। अगर बेस्ट एल्गोरिदम की बात करूं मशीन लर्निंग की, तो बेस्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत ही ज्यादा बेस्ट एल्गोरिदम है आपकी। और
लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो आपकी काम करती है रिपीटेड वैल्यूज पे। रिग्रेशन एल्गोरिथम्स एंड क्लासिफिकेशन चूज करते हैं आपकी डेटा किस तरीके का। अगेन देखिए डेटा किस तरीके का है, प्रॉब्लम किस तरीके की है, इस तरीके उस प्रॉब्लम्स के लिए आप एल्गोरिथम्स को चूज करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम्स आपकी बहुत टाइप की है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपका डेटा पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो हमारा पर्टिकुलर प्रिडिक्ट करता है रिजल्ट बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स का मतलब कि यस या नो की फॉर्म में हमको प्रिडिक्ट करता है। मैंने जो भी मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे देखना है कि क्या जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉय को छोड़ने में, क्या यही है, तो वो मुझे वो प्रेडिक्ट कराना है यस या नो में। तो मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम होता है यस या नो में आउटपुट देना, ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देना कि है या नहीं है। नेक्स्ट इज योर एसकेलर्न के अंदर लीनियर मॉडल नाम से एक मेथड होता है आपका, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अब इसके बाद ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक आपकी क्लास है। अब क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है, क्लास एंड ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम्स आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, इसको टेस्ट करूंगी। ठीक है, पहले ट्रेन करेंगे फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पर ये हमको एक्यूरेसी देगा। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो मैंने डेटा चूज किया है, जो मैंने कॉलम चूज किया है, वो मेरा एक्यूरेट रिजल्ट प्रिंट कर रहा है इस डेटा पे। तो हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। फिट करने पर क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। ट्रेन करने के लिए आप यहाँ पे ट्रेन वाई एंड ट्रेन एक्स ले लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ट्रेन कर देंगे। तो देखिए ये ट्रेन हो चुका है एंड इसके बाद ये रिजल्ट दे देगा हमको। ट्रेन होने के बाद हम यहाँ पे एक्चुअल प्रिडिक्शन एंड रॉन्ग प्रिडिक्शन वो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। अब इसके बाद हम यूज करेंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का काम होता है हमको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक्यूरेसी हम प्रिंट करा सकते हैं इसकी हेल्प से, और हमको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कितना एक्यूरेट है कितना प्रिडिक्टेड है। तो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे यूज की है। एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। एक्यूरेसी का मतलब सिंपल ये है कि आपने जो एल्गोरिथम ली हुई है क्या वो आपके डेटा को एक्यूरेटली प्रिंट कर पा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी मिल रही है 79, मतलब कि मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी मिल रही है 80% अप्रोक्स। आप समझ सकते हो राउंड ऑफ अगर हम करें तो 79। तो 79% एक्यूरेसी आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। अप्रोक्स 100% की बात करते हैं तो एक्यूरेट ये होती है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो मीन एब्सोल्यूट एरर इतना मिल रहा है, स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर आपको यहाँ पे इतना मिल रहा है। यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग है, ये हमने कैलकुलेट किए। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यस या नो की फॉर्म में आपको मिलता है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आपका ग्राफ है, इस टाइप से आपको प्रिंट होता है। देन फाइनल डिसीजन इसने दे दिया है। फाइनल डिसीजन का मतलब है कि जो आपके पैरामीटर्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट इज प्रमोशन लास्ट 5 years, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका सैलरी लो, ये दो की वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर ये दो इम्प्रूव हो जाए तो एक कंपनी में ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ये जो बीच के स्टेप है ये आपकी कोडिंग के स्टेप्स हैं।